हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं प्रियंका, आपका अंकुश एकेडमी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले आता है कि इतिहास क्या है और इतिहास किसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने अतीत के बारे में, जो अपने पूर्वजों से या फिर भूतपूर्व में जो घटनाएं घटी है, जो हम किताबों में या बड़ों से सुनते आ रहे हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास का जो स्रोत है वो काफ़ी लंबा है। उसको सुविधाजनक बनाने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला आता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आता है आधुनिक भारतीय इतिहास। तीसरा आता है आधुनिक भारतीय इतिहास। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो सबसे पहले आता है कि इतिहास का जनक कौन था। तो इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस था। हेरोडोटस इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। अपनी पुस्तक का नाम दिया था हिस्टोरिका। इसमें ही हिस्ट्री से ही अपनी बुक के नाम से हिस्टोरिका दिया, और इनकी बुक प्रसिद्ध होने के कारण इनको ये इतिहास का जनक कहा जाता है, हेरोडोटस को। अब इतिहास, कहीं ना कहीं इतिहास का जो स्रोत है वो काफ़ी लंबा होता है। हम किन किन माध्यमों से जानेंगे कि इतिहास क्या था, कैसे था। तो इतिहास का जो स्रोत है वो है, इतिहास का 2 स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत के अंतर्गत आता है वैदिक, विदेशियों द्वारा विवरण, प्राकृत एवं साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ। पहले जमाने में बहुत सारे राजा महाराजा शासन करते थे। उस टाइम उन लोग का शासन व्यवस्था कैसा था, वो लोग अब कैसे शासन प्रणाली अपनाते थे, कैसे क्या करते थे। तो उस टाइम बहुत सारे विदेशी भारतीयों का दौरा करते थे और भारत की दशा, भौगोलिक स्थिति, शासन व्यवस्था को अपने किताबों में लिखते थे। उसी के माध्यम से हम इतिहास का पता चलता है। अब इतिहास में साहित्य स्रोत के अंतर्गत वैदिक आएगा, विदेशियों द्वारा विवरण, प्राकृत एवं साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ। और इसमें भी साहित्य स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद आएगा, सामवेद आएगा, आयुर्वेद आएगा, अथर्ववेद आएगा। आप लोग सबसे पहले जानते होंगे कि वेद कितने प्रकार के हैं, क्योंकि इतिहास जब शुरू होता है तो सबसे पहले वेद ही आता है कि वेद कितने प्रकार के हैं, कौन वेद पहला था, कौन सबसे प्राचीन वेद है, कौन सबसे बाद में वेद आया है। तो वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। ये सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। और सबसे बाद का जो ऋग्वेद है, सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। कौन है? अथर्ववेद। और ब्राह्मण साहित्य, ये ब्राह्मणों द्वारा लिखा हुआ विवरण था, इसीलिए इसको ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। इसमें उपनिषद आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा, रामायण, पुराण। और दूसरा आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है विनय पिटक, श्रुत पिटक, अभिधम। अब पहले बौद्ध साहित्य का बात करते हैं। जब गौतम बुद्ध, बौद्ध साहित्य मतलब गौतम बुद्ध जब आए, उस टाइम उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। उस टाइम जो भी साहित्य का हुआ विवरण,
तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य में विनय पिटक आता है। तो विनय पिटक और सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये बौद्ध साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पिटक है। और इसमें बौद्ध विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। ये जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। दूसरा में सूत पिटक, इसमें धार्मिक विचारों का वर्णन किया गया है। इसमें विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है, सूत पिटक में धार्मिक विचारों का वर्णन किया गया, और अभिधम पिटक में बौद्ध साहित्य का वर्णन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सूत पिटक में किस चीज का वर्णन किया है, तो बौद्ध धार्मिक का वर्णन किया गया, इसमें विनय पिटक में बौद्ध नियमों का वर्णन किया गया है। महावंश, दिव्यवादन, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है, तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा है। जातक, बौद्ध धर्म में जातक, ये जो जातक है बौद्ध धर्म के पूर्व घटनाओं का वर्णन जो हुआ है वो जातक में हुआ है, इसी के अंतर्गत लिखा हुआ है। और महाविवास। अब तीसरा आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य मतलब जैन धर्म का उदय। जब जैन धर्म का उदय हुआ उस टाइम जैन साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। कहीं ना कहीं पावरनाथ और महावीर जैन साहित्य का प्रचार प्रसार किए। इसमें जैन साहित्य में भगवती सूत्र आ जाता है, कल्प सूत्र आ जाता है, आचारंग सूत्र आ जाता है। ये सब जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। आप अच्छे से समझिए कि बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दिव्यवादन, बौद्ध चरित्र, जातक और महाविवास आता है। और जैन साहित्य में भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारंग सूत्र आता है। अब कलहन की राजतरंगिणी, कलहन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी है, राजतरंगिणी, जो कि संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है, संस्कृत भाषा। ये जो बुक है राजतरंगिणी, इसी में ऐतिहासिकता का झलक इसी बुक में पहली बार मिलता है। मतलब इतिहास का जो ऐतिहासिक झलक है वो इसी ग्रंथ में मिलता है, राजतरंगिणी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलती है कि राजतरंगिणी किसका बुक है, किसका किताब है, तो कलहन के द्वारा, और कौन सी भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में। आप लोग साहित्य के स्रोत के अंतर्गत इतना आता है, आप लोग आई होप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब यहाँ बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय इतिहास का जनक कौन है, भारतीय इतिहास का जनक, वो तो हो गया इतिहास का जनक हेरोडोटस। अब आ जाए भारतीय इतिहास का जनक, तो वो थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज भारत कब आए थे, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था मौर्य वंश में, उस टाइम मेगास्थनीज भारत आए थे। और भारत में कितने वर्षों तक रहे थे, 7 वर्षों तक रहे थे। तो भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है, और वो भारत में 7 वर्षों तक रहे थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जो कि इंडिका पुस्तक का नाम था। और वो पुस्तक वो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते रहता है कि मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखे थे, तो ये इंडिका लिखे थे। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत। आप लोग समझ गए होंगे कि भारतीय इतिहास का जनक अगर पूछा जाए तो मेगास्थनीज, वो मौर्य वंश के शासन काल में भारत आए थे, भारत में 700 वर्षों तक रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, तो पुरातात्विक स्रोत मतलब एक अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां, उस टाइम जो खुदाई, अवशेष या कहीं मृत भांड या फिर चित्रकला, मंदिरों में दीवालों में जो उखड़े हुए चित्रकला रहते थे, या पत्थरों में या खुदाई के समय जो भी मूर्तियां मिलती थी, उसके माध्यम से भी पता चलता था कि ये किस काल की मूर्तियां हैं, कौन से राजा का है। तो ये सभी स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास का पता कर सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत अगर आ जाए कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पुरालेख आता है,
सिक्के आते हैं, उत्खनन आते हैं, अवशेष आते हैं। अभिलेख, बहुत सारे राजा महाराजाओं दीवार में या फिर मंदिरों के दीवारों में अपना अभिलेख लिखते थे। उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं अशोक। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का बेटा था। तो उन्होंने अपना शासन व्यवस्था, अपना मतलब सारा चीज का विवरण अभिलेख के माध्यम से ही पता चलता है। हम उनका शासन व्यवस्था, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, तो वो किस किस युद्ध किए थे, ये सब हम किस माध्यम से जानते हैं? अभिलेख के माध्यम से जानते हैं। तो अभिलेख में अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, उस टाइम चित्रकला भी बहुत सारे मंदिरों में दीवारों में होते थे। मृत भांड, आभूषण, आभूषण के माध्यम से भी हम इतिहास का पता कर सकते हैं। अब आता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, मतलब पुरातात्विक जो स्रोत है उसी में भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। प्राचीन सिक्के जो होते थे वो उसको पंचमार्ग या फिर आहत सिक्के कहते थे। जब प्राचीन सिक्के का प्रचलन हुआ उस टाइम जो सिक्के चलते थे उसको पंचमार्ग या फिर आहत सिक्के कहते थे। पुराने जो सिक्के बनते थे वो किस किस चीजों के बनते थे? वो तांबे के बनते थे, चांदी के बनते थे, सोने के बनते थे और शीशे के बनते थे। उस टाइम लोहे के नहीं बनते थे, कांसे के नहीं बनते थे। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने, शीशे के बनते थे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ जाए, शीशे कौन सा शासन व्यवस्था था जिसमें शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहन जो था, सातवाहन, उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहता है। अब आता है जो अभिलेख में जो लिपियां से अभिलेख लिखी जाती थी तो किस किस लिपि का प्रयोग होता था? तो लिपियां भी 4 प्रकार की होती है: प्राकृत लिपि, ब्राह्मणी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, यूनानी और अरमाइक। अशोक के अभिलेख में ये सब लिपि का प्रयोग हुआ है और अब ये सब लिपि अभिलेख लिखने में प्रयोग होता है। तो प्राकृत लिपि जो आरंभिक अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है, मतलब जो पहला अभिलेख मिला वो किस भाषा में मिला? प्राकृत भाषा में मिला। किस भाषा में मिला? तो प्राकृत भाषा में मिला। उसके बाद ब्राह्मणी लिपि, अशोक का ज्यादा अभिलेख ब्राह्मणी लिपि और ख्रोष्टी लिपि में लिखी गई है। तो ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब बाएं से दाएं लिखी जाती, इधर से इधर लिखी जाती है। और ख्रोष्टी लिपि, ये लिपि जो है वो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है कि ख्रोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है। तो ये लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, मतलब इधर से ऐसे लिखा जाता है, फिर दूसरे लाइन में लिखना होता है तो फिर ऐसे से ऐसे चलता है। ख्रोष्टी लिपि किधर से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और यूनानिक और अरमाइक, ये जो लिपि है वो अशोक के शिलालेख में प्रयोग हुआ है और ये जो लिपि है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शिलालेख में, अशोक का शिलालेख में ये लिपि का प्रयोग हुआ है। आई होप आप लोग भारतीय इतिहास के स्रोत को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि इतिहास को समझने के लिए 2 विधियां ही होती है, साहित्यिक स्रोत या फिर हम पुरातात्विक स्रोत। अब हम अच्छे से हम बता दिए, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है। अगर साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कहा जाए तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है पुरालेख, सिक्के, उत्खनन, लिपियां, सब आता है। अब नेक्स्ट में अगले वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।